हेलो स्टूडेंट्स, we'll be starting with chapter limits. लिमिट्स चैप्टर एक कैलकुलस का बेसिक चैप्टर है जहाँ से कैलकुलस का एक स्टार्ट हमें मिलता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज लिमिट्स ही आगे चल के हमें कैलकुलस की एक ग्रिप देगा. तो हम ये समझते हैं कि लिमिट्स होता क्या है और उन सवालों को कैसे उनके सवालों को कैसे अप्रोच करते हैं. ठीक है, ओके. सो लिमिट्स में बेसिकली करना क्या है बच्चों, पहले आपको इन चीजों को समझना है. सपोज x टेंड्स टू 3 मैंने लिखा है यहां पर. ओके, अब इसका मतलब समझ लेते हैं. x टेंड्स टू 3 का मतलब होता है कि x की वैल्यू 3 के जैसी है, ना कि 3. मतलब x इज नॉट इक्वल टू 3, x इज लाइक 3. x 3 के जैसा है, 3 नहीं है. अब 3 के जैसा में दो चीजें हो सकती हैं, या तो x की वैल्यू 2.9999 कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ 9 होगा यहां पर. फाइनाइट, आप 109 लगा लो, 209 लगा लो, जितना भी क्लोज आपको जाना हो 3 के, बट जितने भी 9 होंगे वो फाइनाइट होंगे, इनफाइनाइट नहीं होंगे. या फिर x की वैल्यू कुछ ऐसे हो सकती है कि 3.0000, कई सारे जीरो आप लगा सकते हो, 1. इन दोनों में से x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है. अगर इन दोनों में से x की वैल्यू कुछ भी है तो हम बोलते हैं कि x की वैल्यू 3 के जैसी है, का मतलब x टेंड्स टू 3. x की वैल्यू 3 के जैसी है मींस x टेंड्स टू 3. ओके, यहां पर x की वैल्यू 3 के जैसी है बट 3 से थोड़ी सी कम है, तो हम इसे बोलते हैं x टेंड्स टू 3 नेगेटिव. मतलब 3 के जैसी है बट 3 से थोड़ी सी कम है. यहां पर हम बोलते हैं x की वैल्यू 3 के जैसी है बट 3 से थोड़ी सी ज्यादा है, इसलिए हम बोलते हैं 3 पॉजिटिव. ओके, तो इन चीजों को बहुत ध्यान से समझना है. x टेंड्स टू 3 का मतलब होता है कि x इज अप्रोचिंग 3 ईदर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड और फ्रॉम द राइट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड मतलब 3 की छोटी वैल्यू से बढ़कर 3 तक आने की कोशिश कर रहा है, या 3 से बड़ी वैल्यू है उसकी और वो 3 के बहुत ज्यादा क्लोज जाने की कोशिश कर रहा है, जिसको हम राइट हैंड लिमिट बोलते हैं. ठीक है, और इसको हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट बोलते हैं, इसको हम लोग राइट हैंड लिमिट बोलते हैं. अप्रोचिंग 3 फ्रॉम राइट हैंड साइड एंड अप्रोचिंग 3 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड. ये बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में इस चीज का एक्सप्लेनेशन है, दो वी कैन हैव टेक्निकल एक्सप्लेनेशन ऑल्सो. ठीक है, तो वो हम जब डिटेल्ड थोड़ा सा हायर स्टैंडर्ड के ऊपर जब काम करेंगे, जब ग्राफिकल फॉर्म के ऊपर जाएंगे, तब हम उनको और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे. फिलहाल लेमन लैंग्वेज के हिसाब से मैंने ये समझाने की कोशिश की अगर x की वैल्यू 3 के जैसी है तो इन दोनों में से कोई भी एक सिनेरियो आपके सामने हो सकता है कि x टेंड्स टू 3 का मतलब हो सकता है कि लेफ्ट हैंड में इस तरह से हो और राइट हैंड में इस तरह से हो. ठीक है, अब देखिए, अगर ये है, अगर सपोज, ठीक है, अगर इस तरीके से x का मतलब है तो इसका हम फंक्शन में यूज कैसे कर सकते हैं, इवैल्यूएशन में कैसे यूज कर सकते हैं, उस चीज को हम समझने की कोशिश करते हैं जस्ट बाय टेकिंग एन एग्जांपल. सपोज आपके पास कोई फंक्शन है और मैंने इस फंक्शन को लिखा है x² - 9 अपॉन x - 3 है. ठीक है, अब देखिए, इस फंक्शन की वैल्यू को आप कभी भी 3 के ऊपर नहीं निकाल सकते, बिकॉज ये 3 जैसे ही आप रखेंगे ये फंक्शन क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा. तो यहां पर क्या है, कैसे अनडिफाइंड हो जाएगा, आप यहां पर अगर 3 वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर - 9 अपॉन 3 - 3, जो कि हो जाएगा 0/0, जो कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, अनडिफाइंड है. ये आपको इसका कुछ भी रिजल्ट नहीं पता. ठीक है, ये अनडिफाइंड है कंप्लीटली. तो इस वजह से, क्योंकि ये इनडिटर्मिनेट है, इस वजह से हम कभी भी अपने फंक्शन में x = 3 यहां पर नहीं रख सकते. मतलब इस फंक्शन की वैल्यू को हम x = 3 के ऊपर डिफाइन नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ दिस रीजन, बिकॉज 0/0 है, जो कि मीनिंगलेस वैल्यू है, जिसका हम कोई आंसर नहीं निकाल सकते. तो करना देखो क्या है. अब कोई बच्चा मेरे से ये कह सकता है कि जैसे आप इसे ऐसे भी अप्रोच कर सकते हैं कि सर x² - 9 है तो हम क्यों ना इसे x + 3 और x - 3 कर लें और अपॉन x - 3 कर लें. तो हमारे पास देखिए x - 3 कैंसिल हो गया और fx की जो वैल्यू आई हमारे पास वो x + 3 आ गई. और अगर अब हम f(3) की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे तो वो 3 + 3 6 निकल के आएगी. तो इसमें कोई गलती, इसमें कोई मिस्टेक, ये तो एल्जेब्रिक है, एल्जेब्रिक फैक्टराइजेशन किया हमने, x - 3 ऊपर नीचे कैंसिल कर दिया और जो वैल्यू बची उसमें हमने x = 3 रखकर 6 वैल्यू निकाल ली फंक्शन की. तो ऐसा करने में क्या प्रॉब्लम है, जब हम ये कहते हैं कि x = 3 पर हम फंक्शन की वैल्यू निकाल ही नहीं सकते, यहां पर तो हमने निकाल ली. ठीक है,
तो प्रॉब्लम यहां पर ये है कि अगर x की वैल्यू 3 हमने यहां पर रखी तो ये जो फिगर है, ये जो फैक्टर है, ये क्या बन जाएगा 0, 3 - 3 इज 0, और ये भी क्या बन जाएगा 0। अगर हम इसको कैंसिल कर रहे हैं तो इसका मतलब कि वी आर कैंसिलिंग 0 विद 0 विच इज नॉट एट ऑल डिफाइंड, विच इज नॉट एट ऑल पॉसिबल, विच इज कंप्लीटली मीनिंगलेस। 0 विल नेवर गेट कैंसल्ड विद 0, ठीक है, ओके। सो इस वजह से, क्योंकि ये एग्जैक्ट 0 है और एग्जैक्ट 0 को आप एग्जैक्ट 0 से कैंसिल नहीं कर सकते अगर x की वैल्यू एग्जैक्ट 3 है। तो x की वैल्यू एग्जैक्ट 3 है मींस ये फैक्टर एग्जैक्ट 0 है और 0 0 आपस में कैंसिल नहीं हो सकता, इसलिए इस फंक्शन की वैल्यू हम 3 के ऊपर नहीं निकाल सकते। यहीं पर आता है लिमिट का एडवांटेज। अब लिमिट का एडवांटेज से हमें क्या फायदा मिलता है, देखिए। अब हम ये करेंगे कि यहां पर इसी फंक्शन की वैल्यू को हम अंडर लिमिट निकालेंगे। हम बोलेंगे यहां पर x टेंड्स टू 3, x की वैल्यू 3 नहीं है, 3 के जैसी है, बट अब हमने सेम फंक्शन लिया और हमने इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करने की कोशिश की। यहां पर x की वैल्यू 3 के जैसी है, 3 नहीं है, 3 से थोड़ी सी कम हो सकती है, 3 से थोड़ी सी ज्यादा हो सकती है, ठीक है। अगर हम यहां पर इवैल्यूएट करने की कोशिश करें तो यहां पर फिर से हम वही काम करेंगे, बिकॉज ऐसे तो हम यहां पे 3 नहीं रख सकते, 3 रखेंगे तो 0/0 आ जाएगा। हमने इसको सॉल्व करने की कैसे कोशिश की, यहां पर x + 3 और x - 3 अपॉन x - 3 इस तरीके से काम किया और इसको हमने से कैंसिल कर दिया। और हमने ये बोला कि कंप्लीटली डिफाइंड है, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां पर क्यों प्रॉब्लम नहीं है, पहले वाले केस में क्यों प्रॉब्लम हो रही थी? यहां पर इसलिए प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि यहां पर x की वैल्यू 3 के जैसी है। इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये एग्जैक्ट 0 नहीं है, ये 0 के जैसी कोई वैल्यू है। हो सकता है बहुत छोटे में पॉजिटिव वैल्यू हो, 0 के पास बहुत पॉजिटिव वैल्यू है, या 0 से जस्ट छोटी कोई नेगेटिव वैल्यू हो, लेकिन जो भी कुछ होगा एग्जैक्ट 0 नहीं होगा और जो भी ऊपर होगा वही नीचे होगा। तो कितनी भी छोटी वैल्यू ऊपर होगी और सेम वैल्यू अगर नीचे होगी तो हम उसे बाय अलजेब्रा कैंसिल आउट कर सकते हैं। यहां पर इन दोनों को हम कैंसिल आउट बहुत आसानी से कर सकते हैं, बिकॉज दे आर द सेम थिंग, दो दे में बी वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल, डजंट मैटर। लेकिन अगर ये दोनों सेम चीजें हैं और एग्जैक्टली इक्वल हैं तो ये दोनों ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए यहां पर वैलिड हो जाता है स्टेटमेंट। और अगर हम इसको फर्दर कैलकुलेट करें लिमिट को x टेंड्स टू 3 पर, तो यहां पे आपके पास एक्सप्रेशन बचा है x + 3। और अब हम यहां पर बोलते हैं, देखिए डिनोमिनेटर हमारा पहले 0 हो रहा था, जिसकी वजह से हम यहां पर लिमिट अप्लाई नहीं कर सकते थे। लिमिट अप्लाई करने का मतलब हम चाहते तो यहां पर भी x की वैल्यू 3 रख देते, उठा के 3 को रिप्लेस कर देते, लेकिन यहां पर हम ऐसा इसलिए नहीं कर सकते थे क्योंकि यहां पे न्यूमरेटर भी 0 हो रहा था और डिनोमिनेटर भी 0 हो रहा था। इसको हम 0/0 फॉर्म कहते हैं, ठीक है। 0/0 फॉर्म में हम कभी भी कोई भी मीनिंगफुल आंसर नहीं निकाल सकते। 0/0 फॉर्म किस वजह से हो रहा था, क्योंकि x की वैल्यू 3 हो रही थी और एक 3 - 3 0 हो रहा था। तो हमने x - 3 जो फैक्टर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 0 कर रहा था, हमने उसे कैंसिल आउट कर दिया। याद रखिए कैंसिल होने की वजह 0 0 नहीं है, ये 0 के जैसे दो नंबर थे जो एग्जैक्टली सेम थे, हमने ऊपर नीचे कैंसिल कर दिया। अब यहां पर आपके पास डिनोमिनेटर बचा ही नहीं, डिनोमिनेटर 1 है, डिनोमिनेटर 0 नहीं है। द मोमेंट डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0, लिमिट में हमेशा याद रखना है, द मोमेंट डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0 वी विल अप्लाई लिमिट। अप्लाई लिमिट इसका मतलब ये होता है कि आप x की वैल्यू 3 यहां पे रख सकते हैं, तो आप जब अप्लाई करेंगे तो 3 + 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 आ जाएगी। यहां पे फिर से एक बात बहुत अच्छे से समझ लें कि इस फंक्शन की वैल्यू 6 है जब x की वैल्यू 3 है। टेक्निकली बात करें, इफ x टेंड्स टू 3, अगर x की वैल्यू 3 के जैसी है तो फंक्शन की वैल्यू 6 के जैसी है, एग्जैक्टली 6 नहीं है। दिस इज अप्रोक्सीमेट आंसर, क्योंकि यहां पर हमने x की वैल्यू भी अप्रोक्सीमेशन में रखी है जो कि एग्जैक्ट 3 नहीं है, तो यहां पर फंक्शन की वैल्यू भी एग्जैक्टली 6 नहीं है। सो ये है लिमिट का कॉन्सेप्ट जो हम लोगों को समझना है। दैट इज व्हाई लिमिट आर वेरी वेरी यूजफुल, बिकॉज दे कैन कैलकुलेट वैल्यू ऑफ ए फंक्शन एट अ राउंड पॉइंट, ठीक है, विच इज नॉट पॉसिबल अदरवाइज, है ना, कि हम डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यू रख के फंक्शन को निकाल लें, ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता। तो हम लिमिट हमारे लिए बहुत यूजफुल है। अब देखिए पूरे लिमिट के चैप्टर को हम लोगों ने केस वाइज डिवाइड कर दिया है। जब हम केसेस में कैटेगरी वाइज लिमिट के क्वेश्चंस को पढ़ते हैं तो वो हमारे लिए बहुत इजी हो जाते हैं, क्योंकि हम ये समझ लेते हैं कि कौन से क्वेश्चन को किस अप्रोच में सॉल्व करना है,
ठीक है, तो जो पहला केस है हम उसके बारे में डिस्कशन स्टार्ट करते हैं और पहला केस है फैक्टराइजेशन। ठीक है, फैक्टराइजेशन जो पहला केस है उसमें हम क्या करते हैं ये हम देखते हैं बाय टेकिंग सम एग्जांपल्स। ठीक है, तो पहला केस आपके सामने आ गया, फैक्टराइजेशन है। पहला हम लोग यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन एक एग्जांपल पिक करते हैं, आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है, हम यहाँ पर क्वेश्चन को देखकर लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4। बेटा ये पहला क्वेश्चन लिया, दिस इज केस 1 विच इज फैक्टराइजेशन मेथड। अब देखिए यहां पर क्या है, इस क्वेश्चन में आप x इज इक्वल टू 2 को नहीं रख सकते यहां पर, बिकॉज आपका डिनोमिनेटर 0 हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है, इस वजह से आप यहां पर डायरेक्टली रिप्लेस नहीं कर सकते, बिकॉज ये लिमिट मीनिंगलेस हो जाएगा, इसका कोई यूजफुल आंसर नहीं आएगा। न्यूमरेटर में क्या है, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 6 10 माइनस 10, ये भी 0 हो गया, 0/0 फॉर्म है। 0/0 फॉर्म हमारे लिए बेनिफिशियल है, देन 0/0 फॉर्म होने से ही हम कुछ इसका मीनिंगफुल रिजल्ट निकाल सकते हैं, अदरवाइज नहीं निकाल सकते। अगर ऊपर कोई कांस्टेंट है विच इज नॉट इक्वल टू 0 और नीचे अगर 0 है तो इसका अनडिफाइंड आंसर आ जाएगा। अगर ऊपर 0 है और नीचे कोई कांस्टेंट है देन डेफिनेटली इसका आंसर 0 आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, विच इज नॉट इक्वल टू 0। लेकिन अगर 0/0 है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, तो हम इसे देखते हैं कि कैसे हमें सॉल्व करना है, बिकॉज हमें इसमें कुछ ना कुछ करना होगा, तभी हम मीनिंगफुल रिजल्ट ला पाएंगे। बेटा सिंपल सी बात है कि अगर x इज इक्वल टू 2 रखने पर ये 0 हो रहा है तो x माइनस 2 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा, बिकॉज आप जो देख रहे हो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में ये दोनों पॉलिनोमियल्स हैं। तो हम फैक्टराइज कर लेते हैं। ठीक है, हम फैक्टराइज कर लेते हैं, फैक्टराइज करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 अपॉन x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। अगर आप फर्दर फैक्टराइजेशन करेंगे then this will be equal to x common x minus 2 minus 3 common x minus 2 upon x plus 2 into x minus 2। मैं सिंपल फैक्टराइजेशन कर रहा हूं, आप फैक्टर करके डायरेक्टली भी वैल्यू रिप्लेस कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। यहाँ पर x माइनस 2 हो जाएगा और यहाँ पर x माइनस 3 हो जाएगा, अपॉन आपके सामने आ गया डिनोमिनेटर में x माइनस 2 और x माइनस 2, ये कैंसिल हो गया। ये वही फैक्टर था जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 0 बना रहा था। द मोमेंट डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0, अब आप देखोगे x इज इक्वल टू 2 यहाँ पे रखोगे तो डिनोमिनेटर 0 नहीं हो रहा है। द मोमेंट डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0 वी विल अप्लाई लिमिट्स। ठीक है, लिमिट्स अप्लाई करने का मतलब होता है कि x की वैल्यू 2 यहाँ पे रख दी तो यहाँ पे हो जाएगा 2 माइनस 3 अपॉन 2 प्लस 2 विच इज इक्वल टू माइनस 1/4 इज योर आंसर। याद रखो आंसर क्या है, इस आंसर 1 माइनस 1/4 इस फंक्शन की वैल्यू है जब x की वैल्यू 2 के जैसी है। अगर x की वैल्यू 2 के जैसी है तो इस फंक्शन की वैल्यू माइनस 1/4 के जैसी है, माइनस 1/4 एग्जैक्टली नहीं है। ठीक है, यही चीज समझनी। सो जैसे ये पहला एग्जाम्पल आपने देखा, हम लोग इसी तरीके से और भी एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। ठीक है, और अलग अलग डिफरेंट सिनेरियो में कोशिश करते हैं कि इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे इस तरीके के केसेस में, जो फैक्टराइजेशन के केसेस हैं उसमें किस तरीके के डिफरेंट क्वेश्चंस हमें मिल सकते हैं। एक क्वेश्चन हम और उठा रहे हैं, नेक्स्ट आपके पास जो लिखा हुआ है। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ लिमिट x टेंड्स टू हाफ 8x क्यूब माइनस 1 अपॉन 16x की पावर 4 माइनस 1। अब बेटा देखिए ये एक और क्वेश्चन है, यहाँ पर अगर आप x इज इक्वल टू 1/2 रखेंगे, x टेंड्स टू 1/2 यहाँ पे रखेंगे तो 1/2 की पावर 4 16 हो गया, 1/16 16 कैंसिल है तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा, 8 कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस 1 0 है। अगेन दिस इज 0/0 फॉर्म, दैट मीन्स वी हैव टू फैक्टराइज एंड देन ओनली वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन। तो ये भी फैक्टराइजेशन का ही क्वेश्चन है, बिकॉज आपको पॉलिनोमियल ही दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, ऊपर से हम 8 कॉमन ले लेते हैं, नीचे से हम 16 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, x टेंड्स टू हाफ हो गया, यहाँ पर x क्यूब आ गया, यहाँ पर आपके पास x क्यूब आ गया, माइनस 1/8 आ गया, अपॉन यहाँ पर x की पावर 4 आ गया, माइनस 1/16 आ गया। ठीक है, यहाँ पर 1/2 हो गया, लिमिट x टेंड्स टू हाफ हो गया, और ये हो गया a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला लगा देते हैं यहाँ पर। उसके लिए मैं आपको पहले यहाँ पर फॉर्मूला मेंशन कर देता हूँ। a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ओके। सो यहाँ पर क्या हो गया, x क्यूब 1/2 का होल क्यूब हो जाएगा, 1/8 को हम 1/2 का होल क्यूब कर देते हैं, 1/2 का होल क्यूब एंड 1
16 है तो 1/4 का होल स्क्वायर कर देते हैं और x की पावर 4 को भी हम लोग होल स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, फैक्टराइज कर लिया, मतलब इस स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने ला दिया। तो यहाँ पर a क्यूब माइनस बी क्यूब मीन्स a माइनस बी हो गया। ठीक है, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन यहाँ पे आ गया x स्क्वायर प्लस 1/4। ठीक है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज a प्लस बी एंड a माइनस बी, एक्स स्क्वायर माइनस 1/4। ठीक है बेटा, यहाँ पे फिर से देखेंगे x स्क्वायर 1/4 है तो 1/4 को हम क्या लिख सकते हैं 1/2 का होल स्क्वायर, और 1/2 के होल स्क्वायर को हम फर्दर फैक्टराइज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास 1/2 बच रहा है, यहाँ पर आपके पास 1/2, ये हो गया x माइनस हाफ, ये हो गया आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस x/2 प्लस 1/4, और ये हो गया x स्क्वायर प्लस 1/4 और यहाँ पर x प्लस हाफ एंड x माइनस हाफ। फैक्टराइजेशन कर लिया और ये पार्ट इससे कैंसिल हो गया। ठीक है, इसे बेटा बहुत ध्यान से समझना है। एक्चुअली क्या है इस क्वेश्चन में कि जब आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर 0 हो रहा है तो आपको जाहिर सी बात है कि वो फैक्टर ढूंढना है जो इसे 0 बना रहा है। जो ऊपर होगा वही नीचे होगा, बिकॉज x टेंड्स टू हाफ पे अगर 0 बन रहा है तो x माइनस हाफ ऊपर भी फैक्टर होगा और नीचे भी वही होगा। तो फैक्टराइजेशन में कहीं कोई कमी हो प्रैक्टिस में तो आपको इसे प्रैक्टिस करना है, बिकॉज इसका यहाँ पर यूज है। आपने देखा x माइनस हाफ कैंसिल हो गया, अब आपका डिनोमिनेटर 0 नहीं है। द मोमेंट डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0 यू विल अप्लाई लिमिट। ठीक है, आप लिमिट अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा 1/2 डॉट न्यूमरेटर में 1/4 प्लस 1/2 मीन्स 1/4 प्लस 1/4, और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या है 1/4 प्लस 1/4, और यहां पर क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2। ठीक है, ओके, सो दिस इज व्हाट, दिस इज 1/2 डॉट 3/4 डॉट हाफ प्लस 1/4 प्लस 1/4 1/2 होता है और हाफ प्लस हाफ 1 होता है। ठीक है, सो 1/2 गेट्स कैंसिल विद 1/2, 3/4 आपका आंसर यहाँ पर बच जाता है। ठीक है, आई होप ये पूरा सिनेरियो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक बार लुक ले लीजिए इस क्वेश्चन का, समझ लीजिए। जहां पर भी डाउट होगा आपको मेरे से डाउट सेशन में पूछना है। हमने यहाँ पर कुछ खास नहीं किया, दिस इज अंडर फैक्टराइजेशन केस, जहां पर हमें चीजों को फैक्टराइज करके उस फैक्टर को कैंसिल करना है जो आपके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 0 बना रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आप तब तक क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, which is question number 3 on the same, based on the same case, x tends to 1, 2 upon 1 minus x square plus 1 upon x minus 1। ठीक है, अब यहां पर कुछ नई थ्योरम्स आपके सामने आएंगी जिनको हम आप के सामने रखते हैं। बारी बारी से इसलिए रख रहा हूं ताकि आपको पहले बहुत सारी चीजें एक्यूमुलेट ना हो जाएं और आपको कंफ्यूजन हो। ठीक है, इस वजह से हम धीमे धीमे इन चीजों को देख रहे हैं। बेटा अगर मान लीजिए x टेंड्स टू a है और आपके पास कोई फर्स्ट फंक्शन है प्लस या माइनस कोई सेकंड फंक्शन है। ठीक है, ओके, ये केस है, दिस इज वन ऑफ द थ्योरम है ना, विच बिलोंग्स टू लिमिट। आपको आपके क्लास नोट्स में पहले ही CPQ में दे दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पर बगल में भी आपको सारे नोट्स, सारे केसेस आपको मैंने लिस्ट करके रखे हैं। तो इस केस को समझने की कोशिश करते हैं कि कभी दो फंक्शन का सम या डिफरेंस हो और जिसके ऊपर सेम लिमिट लगी हो, तो आप इन लिमिट्स को डिवाइड कर सकते हो, आप इन लिमिट्स को अलग अलग कर सकते हो। ठीक है, आप इन लिमिट्स को अलग अलग कर सकते हो फर्स्ट फंक्शन, और यहाँ पर आपने कहा लिमिट x टेंड्स टू a, दिस इज सेकेंड फंक्शन। ठीक है, आपने डिवाइड कर लिया लिमिट्स को, लेकिन इसकी एक कंडीशन है, ये डिवीजन तभी हो सकता है जब ये लिमिट और ये लिमिट दोनों ही डिफाइंड हो, दोनों ही एग्जिस्ट कर रही हो। अदरवाइज आप इसे ब्रेक अलग अलग नहीं कर सकते, ये इसकी कंडीशन है। तो जब दो फंक्शंस का सम या डिफरेंस हो तो उनको हम अलग अलग लिमिट तो ब्रेक कर सकते हैं, बट कंडीशन ये है कि ये भी एग्जिस्ट करना चाहिए और ये भी एग्जिस्ट करना चाहिए। सेम हैपेंस इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो मल्टीप्लिकेशन में अगर कोई x टेंड्स टू a होगा और दो फंक्शंस आपके मल्टीप्लाई कर रहे होंगे और उनमें चाहे आप
अलग अलग लिमिट लगाना चाहें तो आप बिल्कुल लगा सकते हैं, बट शर्त यह है कि दोनों ही फंक्शन इंडिविजुअल कैपेसिटी में एग्जिस्ट कर रहे होंगे, तभी ऐसा हो सकता है, अदरवाइज ऐसा नहीं हो सकता है। दोनों ही फंक्शन को एग्जिस्ट करना पड़ेगा। सेम हैपन इन केस ऑफ डिवीजन। डिवीजन में एक एडिशनल चीज भी आ जाती है कि अगर आपके पास दो फंक्शन हैं, डिवाइड हो रहे हैं, तो इनके लिमिट्स को आप अलग अलग तो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। x टेंड्स टू a अपॉन लिमिट x टेंड्स टू a और सेकंड फंक्शन, दोनों को अलग अलग तो कर सकते हैं, बट ये दोनों ही इंडिविजुअली एग्जिस्ट कर रहे होने चाहिए। यहां पर और एक खास बात यह है कि आपका जो नीचे का लिमिट है ये कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, अदरवाइज आपका ये पूरा का पूरा फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। इसलिए जो भी लिमिट नीचे डिनोमिनेटर में होगा वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। दोनों एग्जिस्ट करने चाहिए और नीचे वाला 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये तीन चीजें हुई। चौथी चीज क्या है जो आपको समझनी है, सिंपल सी चीज है कि अगर आपके पास लिमिट x टेंड्स टू a है और कुछ कांस्टेंट टाइम्स ऑफ फंक्शन है, कांस्टेंट टाइम्स, कोई कांस्टेंट फंक्शन से मल्टीप्लाई कर रहा है, तो भाई कांस्टेंट बाहर आ गया और लिमिट x टेंड्स टू a fx हो गया। ठीक है, इसमें मुझे लगता है कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यहां पर लिमिट यहां पर एग्जिस्ट करेगा तो यहां पे भी एग्जिस्ट करेगा, यहां पे कर रहा होगा तो यहां पे भी कर रहा होगा। ठीक है, बस आपको जो भी कांस्टेंट है वो आप बाहर ला सकते हैं। सिंपल एक थ्योरम ये है यहां पर। ठीक है, तो ये चार केसेस आपको हमेशा याद रखने हैं, जिसमें से पहले वाले केस का आपको डिमॉन्स्ट्रेशन थर्ड वाले एग्जाम्पल में दिख जाएगा। यहां पर भी दो फंक्शंस हैं, जिस तरीके से यहां पे दो फंक्शंस हैं। अगर आप लिमिट को अलग अलग करना चाहेंगे तो ये दोनों लिमिट इंडिविजुअली एग्जिस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो इनको देख लेते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन होगा। ठीक है, सारे थ्योरम्स आपके बगल में स्क्रीन के ऊपर सारे हैं। ठीक है, ओके, तो अब अगर हम इन्हें अलग अलग करेंगे तो ये एग्जिस्ट नहीं करेंगे, तो हम इनको अलग अलग नहीं कर सकते। ठीक है, ओके, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहीं पर इनको कंबाइन करना पड़ेगा। हमने यहां पर फैक्टराइजेशन कर दिया और यहां पर माइनस साइन कॉमन ले लिया ताकि यहां पर भी 1 माइनस एक्स हो जाए। हमने इसलिए माइनस साइन कॉमन लिया क्योंकि यहां पे भी 1 माइनस एक्स था, तो यहां पे भी 1 माइनस एक्स हो गया, जिसकी वजह से हमें एलसीएम लेने में आसानी होगी। ठीक है, एलसीएम लेके हम इन दो अलग अलग टर्म्स को एक ही टर्म बनाएंगे, यही हमारा टारगेट है। बिकॉज अलग अलग लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये एग्जिस्ट नहीं होंगे। ठीक है, ये 2 हो जाएगा माइनस, ये इसमें 1 प्लस एक्स बार जाएगा, सो 1 प्लस एक्स हो गया, और ये इस तरीके का एक्सप्रेशन आ गया। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि हमारे पास कुछ मीनिंगफुल रिजल्ट आता है। तो 2 माइनस 1 इज 1 माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स, तो 1 माइनस एक्स विल गेट कैंसिल, जो हमें 0/0 की फॉर्म दे रहा था यहाँ पर। ठीक है, द मोमेंट डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0 वी विल अप्लाई लिमिट। ठीक है, अप्लाई लिमिट, यहाँ पे हमने लिमिट अप्लाई कर दी, तो यहाँ पर आपके पास हो गया ऊपर 1 हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, और नीचे आ गया आपके पास 2। सो 1/2 इज द आंसर ऑफ द थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको ध्यान देना है, जब इस तरीके के दो फंक्शंस हों और ये इंडिविजुअल लिमिट्स में ना एग्जिस्ट कर रहे हो, तो आपने इनको एलसीएम लेके एक ही में फॉर्म कर दिया, तो आपके पास एक मीनिंगफुल रिजल्ट निकल आया। ठीक है, ओके, चलो कुछ और एग्जांपल लेते हैं सेम केस के ऊपर, बिकॉज अलग अलग केसेस को अगर आप सॉल्व करेंगे तो ही आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी, पकड़ होगी इन सारे तरीकों के केसेस के ऊपर। आपके सामने सवाल ऑलरेडी है स्क्रीन के ऊपर, मैं लिख रहा हूं सवाल यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 4 के में को डिस्कस कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, और यह है लिमिट x टेंड्स टू √2 x की पावर 4 माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x √2 माइनस 8। अब बेटा देखो यहां पर क्या है तो सिंपल पॉलिनोमियल। फैक्टराइजेशन में थोड़ा सा आपको अपनी कलाकारी दिखानी है, बस √2 की वजह से, तो हम इसे इंडिविजुअली फैक्टराइज कर दे रहे हैं ताकि हम इनकी वैल्यू को रिप्लेस कर दें डायरेक्टली। तो यहां पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, सो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 2 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 2। अगर आप फर्दर देखें तो इसको हम क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस √2 एंड
माइनस रूट टू। ठीक है, ऐसा हम किस लिए कर रहे हैं? अगर आप x टेंस टू रूट टू यहां पे रखेंगे तो रूट टू की पावर 4 हो जाता है, 4 माइनस 4 0 हो जाएगा, अपॉन रूट टू का स्क्वायर 2 माइनस 8 6, और यहां पर भी रूट टू इंटू रूट टू 2 इंटू 3 6, तो 6 माइनस प्लस 6 माइनस 6 मिलकर 0 बन जाएगा। ठीक है, इसलिए हमें इसे भी फैक्टराइज करना है, इसे भी फैक्टराइज करना है, और x माइनस रूट टू वाला फैक्टर हमें ऊपर नीचे कैंसिल करना है। तो चलिए इसे भी फैक्टराइज कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x रूट टू माइनस 8 जो आपका डिनोमिनेटर है। फैक्टराइजेशन इज द टेक्निक। 8 को हम फैक्टर कैसे करेंगे? 2 4 जा 8, 2 2 जा और 2 1 जा, तो 8 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2। 8 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू रूट टू। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत ध्यान दीजिएगा। तो ये 4 रूट टू हो गया है और ये रूट टू हो गया है। ठीक है, इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। ये 4 रूट टू है यहाँ पर, 4 रूट टू एक्स माइनस रूट टू एक्स माइनस 8। ठीक है, x कॉमन ले लिया, x प्लस 4 रूट टू एक्स हो गया, 4 रूट टू हो गया, माइनस रूट टू कॉमन ले लिया, यहाँ पर x प्लस 4 रूट टू हो गया। ठीक है, आपके पास फैक्टर होके क्या आ गया? 4x प्लस 4 रूट टू एंड x माइनस रूट टू। तो अगर आप अपना डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का फैक्टराइजेशन रिप्लेस कर देंगे क्वेश्चन में, तो आपके पास कैसा रिजल्ट आ जाएगा? ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस रूट टू एक्स माइनस रूट टू अपॉन एक्स प्लस 4 रूट टू इंटू एक्स माइनस रूट टू। तो बेटा आपने देखा कि ये इससे कैंसिल हो गया। और फिर जैसा मैं बार बार बोलता रहता हूं, द मोमेंट डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0 अप्लाई लिमिट्स। ठीक है, आप लिमिट्स अप्लाई कर देंगे। लिमिट्स अप्लाई करने का मतलब रूट टू आप यहाँ पे रख देंगे, रूट टू आपने रखा तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2 क्या हो जाएगा? 4। यहाँ पे रूट टू रखेंगे तो ये 2 रूट टू हो जाएगा, रूट टू प्लस रूट टू 2 रूट टू, यहाँ पर रूट टू प्लस 4 रूट टू, तो रूट टू प्लस 4 रूट टू मिलके क्या बन जाएंगे? 5 रूट टू बन जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे एक एप्पल है, 4 एप्पल है, मिलके 5 एप्पल हो जाएंगे। कभी कभी बच्चों को ये समझ में नहीं आता है, इसलिए मैं इस तरह से समझाता हूँ। यहाँ पे आपके पास टोटल आंसर कितना आ गया? 4 2 जा 8 बाय 5 इज योर आंसर। ठीक है, सो फैक्टर का ही कमाल था, फैक्टराइजेशन टेक्निक का इस्तेमाल किया और इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कॉपी करते हैं। बेटा ये डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं, दे आर अंडर दी सेम केस फैक्टराइजेशन, बट आपको इन्हें अलग अलग केसेस में कैसे सॉल्व करना है यही आपको सीखना है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है ये। इस एग्जांपल का लिमिट x टेंस टू 1, यहाँ पर आपके पास हो गया x माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x। ठीक है, ओके। तो अब यहां पर भी देखिए दो फंक्शंस आ गए आपके पास। अगर आप इन्हें अलग अलग करते हैं, इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करते हैं इंडिविजुअली, तो ये 0 हो जाता है, जो कि ऊपर 0 नहीं होता है, तो ये अलग से एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, इसलिए आप इसे ब्रेक नहीं कर सकते, आपको करना एक ही साथ होगा। ठीक है, तो करना क्या होता है बेटा, जब भी ऐसा सिचुएशन होता है तो इनको एक ही में फैक्टर करके एलसीएम लेके एक ही साथ कंबाइन कर देते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पे x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 1 हो जाएगा। समझिए, इनका फैक्टर करना है और इनको एक एक्सप्रेशन बना देना है, कंबाइन कर देना है, बिकॉज अलग अलग ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करते। अब क्यूब वाला है मैटर, क्यूब वाले मैटर में तो चलिए x तो कॉमन आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी अंदर। ठीक है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ठीक है, हम लोग यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 को पहले ही फैक्टराइज कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 माइनस एक्स प्लस 2, एक्स कॉमन एक्स माइनस 2 माइनस 1 कॉमन एक्स माइनस 2, और यहाँ पर एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1, जिसको हम यहाँ पे डायरेक्टली रिप्लेस कर देंगे। आप भी ये काम कर सकते हैं। ठीक है, अलग से फैक्टराइज करके वैल्यूज को रिप्लेस कर सकते हैं, आपका समय बचेगा। 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिए। ओके, तो अब आपको दिख रहा है साफ साफ फैक्टर कर रहे हैं यहाँ पे। अब हम इसे
फैक्टर कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, फैक्टर हो गए हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, x इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू, ठीक है, ये दोनों चीजें कॉमन है और ये x माइनस टू, ये एलसीएम हो गया। तो ये इसमें कितनी बार जाएगा, x माइनस टू इंटू एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर हो गया, माइनस ये इसमें कितनी बार जाएगा, ओनली वन टाइम, ठीक है, ओनली वन टाइम। ओके, फर्दर इसे सॉल्व कर देते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 1, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी लगा सकते हैं आप चाहें तो, नहीं तो हम इसे होल स्क्वायर खोल भी सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x माइनस 1 अपॉन x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, ठीक है, ओके। तो बेटा ये जो एक्सप्रेशन आया है हमारे पास, है ना, यहाँ पर जो ये एक्सप्रेशन आया है इसको हम क्या कर सकते हैं, फर्दर यहाँ पर हम फैक्टराइज कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास आ गया लिमिट x टेंड्स टू 1, आपके पास आ गया x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 अपॉन x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, जिसको अगर हम ऊपर फैक्टर कर लेंगे तो आपके पास, हम फैक्टराइज कर ले रहे हैं इसे, बेटर होता आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करके इसे डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते थे, आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। माइनस 3x माइनस एक्स प्लस 3, यहाँ पर x कॉमन x माइनस 3 माइनस 1 कॉमन x माइनस 3, आपके पास x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1 इसका फैक्टर आ गया। सो x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, सो x माइनस 1 गेट कैंसिल, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है, यहाँ पे x माइनस 1 जो है आपका कैंसिल हो गया। द मोमेंट डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0 वी विल अप्लाई लिमिट, नाउ वी विल अप्लाई लिमिट, ठीक है। अप्लाइंग लिमिट्स में देखेंगे ये 1 माइनस 3 अपॉन 1 डॉट 1 माइनस 2 इज माइनस 1, सो दिस इज इक्वल टू माइनस 2 बाय माइनस 1 विच इज इक्वल टू 2 इज योर आंसर, ठीक है। सो ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 था जो हम लोगों ने इस फैक्टराइजेशन टेक्निक के ऊपर हम लोगों ने यूज किया, ठीक है। तो इसी तरीके के क्वेश्चन आपको केस 1 में मिलते हैं जहां पर हम फैक्टराइजेशन करते हैं और फैक्टराइजेशन करके हम उन फैक्टर्स को कैंसिल आउट कर देते हैं जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों 0 बना रहे हो, ठीक है, ओके।